आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गयासुद्दीन बलबन के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में देखा इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ में ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता डामाडोल होती हुई दिखाई देती है और उसकी मृत्यु के तत्काल बाद में एक के बाद एक उत्तराधिकारी बनते चले गए, जिससे दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का दौर प्रारंभ हुआ। हमने देखा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, बहराम शाह और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, ये उसके उत्तराधिकारी हुए। और इन उत्तराधिकारियों के दौरान ही बलबन को दिल्ली सल्तनत के दरबार में एक के बाद एक उच्च पद मिलते चले गए अपनी योग्यता के अनुसार। हम उसी के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। बलबन मूलतः इलबारी तुर्क था। उसके पिता 10,000 परिवारों के सरदार होते थे। युवा अवस्थाओं में वो मंगोलों के हाथ पड़ गया, उसको बंदी बना लिया गया, जिसे बाद में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया गया। जमालुद्दीन ने दिल्ली में 1232 में सुल्तान इल्तुतमिश को बलबन को बेच दिया। इल्तुतमिश ने खरीदकर अपना दास बनाया, लेकिन बलबन अपनी योग्यता और प्रतिभा के कारण जल्दी ही इल्तुतमिश का प्रिय हो गया, पदोन्नति पाता चला गया और उसकी विश्वसनीय जो 40 दासों का जो दल था, उस दल में शामिल हो गया, संगठन में शामिल हो गया। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्ताना के शासनकाल के दौरान बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। रजिया के पतन के बाद में बहराम शाह के शासनकाल के दौरान अमीर आखूर के पद पे नियुक्त किया गया और महमूद शाह के शासनकाल में अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। निरंतर पदोन्नति होती चली गई। 1246 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया तो उसमें बलबन का सबसे बड़ा हाथ था। वह बाद में मुख्य परामर्शदाता बना और नायब ममलिकात के पद पर उसको नियुक्त किया गया। 1266 तक इसी पद पर वो बना रहा। सुल्तान की मृत्यु के बाद में बलबन ने 1266 में स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया। बलबन जिस समय गद्दी पर बैठा, उस समय की अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की परिस्थितियां बहुत ही विषम थी। दिल्ली सल्तनत आंतरिक और बाह्य संकटों से घिरी हुई थी। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में मंगोलों के आक्रमण निरंतर बढ़ते जा रहे थे। अब केवल बढ़ते ही नहीं जा रहे थे, पंजाब की व्यास नदी तक मंगोलों ने अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार स्वयं राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित नहीं थी। दिल्ली असुरक्षित हो गई थी और सल्तनत में अराजकता और अव्यवस्था का दौर प्रारंभ हो चुका था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का जो शासनकाल था, उसमें सुल्तान के पद की जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी, पतन की ओर अग्रसर थी। जब सुल्तान कमजोर होता है तो कई समस्याएं राज्य में उत्पन्न हो जाती हैं। सामंत धीरे धीरे उद्दंड होते जा रहे थे, अनुशासनहीनता की ओर अग्रसर होते जा रहे थे। सामान्य शासन व्यवस्था जो थी वो चरमरा चुकी थी। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। स्थिति ये हो गई थी कि दिल्ली में भी प्रजा को जो है दिन में लूट लिया जाता था। लुटेरों से तत्कालीन प्रजा जो है वो पीड़ित थी। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी समय समय पर विद्रोह और उपद्रव हो रहे थे।
ऐसी स्थिति में दिल्ली की सत्ता को बलबन ने संभाला। बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन तात्कालिक समस्याओं का समाधान, और वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इन समस्याओं का समाधान जब भी हो सकता है जब एक शक्तिशाली शासक हो, सुल्तान की प्रतिष्ठा को दोबारा से प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि अब तक जो सुल्तान हुए वो सब कमज़ोर सिद्ध हुए। इससे प्रशासन की कुशलता में जो है कमी आई। बलबन ने राजमुकुट को एक सम्मानित स्तर पर ले जाने के लिए जोर दिया। सुल्तान के पद को अधिक प्रतिष्ठित बनाया जाए, वो ये चाहता था। मंगोलों के आक्रमण के खिलाफ एक संगठित शासन की आवश्यकता थी। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की केवल एक रूपरेखा खींची थी। बलबन ने उस पद की रूपरेखा को सर्वोच्च सत्ता और शक्ति प्रदान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजत्व सिद्धांत। बलबन ने राजत्व का जो सिद्धांत था वो ईरान के सासानी शासकों से लिया, उसी स्वरूप को भारत में अपनाया, जिसमें सुल्तान सर्वोपरि होता था। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा किया जाता था। सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर सिर नवाना। पायबोस की व्यवस्था की गई, सुल्तान के चरण स्पर्श करना। और सबसे बड़ी जो बात जो थी, जो विशेषता थी, वो थी राजत्व का अर्ध दैवीय सिद्धांत स्वरूप। बलबन ने राजत्व को नियावते खुदाई अर्थात ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। बलबन ने घोषणा की कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। उसने अपने लिए जिल अल्लाह शब्द का प्रयोग किया, अर्थात ईश्वर की छाया। सुल्तान को ईश्वर की छाया घोषित किया गया। इसमें कहा गया कि शासक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। दूसरी विशेषता उसकी ये थी निर्गुणता। बलबन के विचारों अनुसार सुल्तान असीम शक्तियों का मालिक होता है। बलबन ने शासक को निरंकुश और दैवीय प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करके सुल्तान के पद की शक्ति प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। निरंकुश राजतंत्र की कल्पना शासक की शक्ति में वृद्धि के कारण सार्थक सिद्ध हुई, जबकि अर्धदैवीय स्वरूप के कारण राजत्व की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। बलबन में न्यायप्रियता का गुण भी राजत्व में सम्मिलित किया। उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनसे शासन व्यवस्था में सुल्तान के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम हुआ। बलबन ने सर्वप्रथम सामंतों की शक्ति पर अंकुश लगाया। केंद्रीय शासन के नियंत्रण में उनको रखा गया। सामंतों की सैनिक शक्ति को नियंत्रित किया उसने। एक केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवान-ए-अर्ज के नाम से जाना जाता है। बलबन से पूर्व सुल्तान की अपनी कोई निजी सेना नहीं होती थी। बलबन ने पहली बार सुल्तान की अपनी निजी सेना का गठन किया ताकि सामंतों पर उसकी जो सैनिक निर्भरता थी वो समाप्त हो सके। सुल्तान अपनी शक्ति का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर सामंतों के विरुद्ध कर सके। उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की और ये गुप्तचर विभाग सामंतों की गतिविधियों की निगरानी रखने के लिए था। उसमें उसने अपने विश्वसनीय जासूस सारे साम्राज्य में फैलाए और उन जासूसों के माध्यम से राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी उसको प्राप्त होती थी। सेना और गुप्तचरों का उपयोग
अपनी निरंकुश शासन प्रणाली के लिए पूरी तरह सफल रही उसकी योजना। अब तक दरबार में चालीसा दल की प्रस्तुतता थी। चालीसा दल के सामंत सरदार जो है हावी होते थे। बलबन ने चालीसा दल के जो सामंत थे उनका दमन करना प्रारंभ किया, क्योंकि वो भी उसी का एक सदस्य रह चुका था, इसलिए उनकी हैसियत वो जानता था। चालीसा दल से संबंधित जो सामंत थे उनको महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया और जो विरोध करने की क्षमता रखते थे, जो शक्तिशाली थे, उनकी हत्या करवा दी गई। सबसे बढ़िया उदाहरण शेर खां का है उसमें। इस प्रकार बलबन ने पुराने सामंतों को निशक्त कर दिया, निर्बल कर दिया, जबकि नए सामंत उसी के द्वारा नियुक्त थे और पूर्ण रूप से उसी पर आश्रित थे। एक नई व्यवस्था उसने स्थापित की। बलबन के द्वारा एक कार्य और किया गया, निष्पक्ष न्याय का भी बंदोबस्त किया गया। न्याय के सामने सभी बराबर थे, बराबरी का दर्जा था, सामान्य जनता की तरह। बलबन ने आवश्यकता पड़ी तो उसके जो सूबेदार जो थे, उच्च पदाधिकारी थे, उनको भी दंड दिया। हमारे सामने अवध के गवर्नर का उदाहरण आता है कि अवध के गवर्नर ने जब गलती की तो सरेआम उसको भी कोड़े मारे गए। छोटी छोटी भूलों के लिए सामंतों को दरबार में वो दंडित करता था। इससे लाभ मिला कि जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। सामंतों को दंडित करने से सुल्तान की प्रतिष्ठा और सामंतों की हीन स्थिति की पुष्टि हो गई और जनता में संदेश गया कि सत्ता का वास्तविक केंद्र सुल्तान है, न कि सामंत। ये व्यवस्था उसके द्वारा की गई। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने और केंद्रीय प्रशासन को संगठित करने के साथ साथ बलबन ने राज्य की आंतरिक व्यवस्थाओं के ऊपर भी ध्यान दिया। आंतरिक विद्रोहों को कुचलने के लिए भी उसने योजनाएं बनाई। सबसे पहले उसने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो मेव लोग बसे हुए थे, उन मेवातियों के उपद्रव को दबाने के लिए उसने रणनीति बनाई और राजधानी के समीपवर्ती भागों में जो आतंक था उसको समाप्त करने के लिए आसपास के जंगलों को कटवा दिया, मेवों की बस्तियों को नष्ट करवा दिया। यहाँ तक कि मेव बस्तियों के जो युवा पुरुष थे उन सब को उसने मौत के घाट उतरवा दिया। जो महिलाएं और बच्चे जो बचे उनको गुलाम बनाकर बेच दिया गया और मेवों की बस्तियों में सैनिक छावनियाँ स्थापित कर दी। इस प्रकार दिल्ली शहर में जो है शांति की व्यवस्था उसने स्थापित की। दूसरा, राजपूत लोग विद्रोह कर रहे थे बार बार। उनमें कटेहर जो है उत्तर प्रदेश का अवध के क्षेत्र में, वहाँ भी उसने उसी रणनीति को अपनाया। अवध के आसपास के जंगलों को उसने कटवा दिया और कटेहर राजपूतों के जो केंद्र थे उनको नष्ट करवा दिया। फिर उसके बाद में अमरोहा और बदायूं के क्षेत्र में भी उसने विद्रोहियों को कठोर दंड देकर आतंकित कर दिया, आतंक फैला दिया, जिससे विद्रोह की भावना जो थी वो धीरे धीरे दबती चली गई। और इसी रणनीति को भारतीय इतिहास में बलबन की लौह व रक्त की नीति कहा जाता है। धीरे धीरे बलबन के राज्यकाल में विद्रोह की अग्नि शांत होती चली गई। सामंतों को, विद्रोहियों को इस बात का भय हो गया कि अगर भनक लग गई तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे चुप होते चले गए। 1279 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर तुगरिल बेग ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया और स्वयं को लखनऊती का सुल्तान घोषित कर दिया। जब इस बात की सूचना बलबन को लगी तो बलबन ने एक शाही सेना तुगरिल बेग को हराने के लिए भेजी, लेकिन वो सेना पराजित होकर आ गई। पराजित सेना के सैन्य अधिकारी को बलबन के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया
और स्वयं सेना लेकर लखनऊ की तरफ आगे बढ़ा। युद्ध में तुगरिल बेग पराजित हुआ, पकड़ा गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसके अनुयायियों को पकड़कर सबको गुलाम बना दिया गया। उसका उद्देश्य था कि इतनी कठोरता बरती जाए, सबको आतंकित रखा जाए, ताकि भविष्य में कोई भी प्रांतपति विद्रोह का प्रयास नहीं करे। इसलिए उसने तुगरिल बेग का वध करवा दिया। इसके पश्चात सीमांत सुरक्षा की ओर उसने ध्यान देना प्रारंभ किया। आंतरिक समस्याओं के निदान के बाद सीमांत सुरक्षा की ओर उसने ध्यान दिया और सीमांत में भी विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत का जो हिस्सा था, जिसमें मंगोलों का वर्चस्व निरंतर बढ़ता जा रहा था, उस ओर ध्यान दिया। उसका उद्देश्य था मंगोलों की प्रगति को रोकना, व्यास नदी से आगे न बढ़ने देना। तो उसने सीमांत क्षेत्र के जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाना प्रारंभ किया। सामरिक महत्व के इलाकों में नए दुर्गों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया और अपनी सेना का निरंतर प्रशिक्षण जारी रखा, ताकि वो तंदुरुस्त बने रहें और आवश्यकता पड़ने पर मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ सकें। उनको सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। उसने सुरक्षात्मक नीति को अपनाया। दिल्ली की सीमाओं को सुरक्षित रखने का उसने प्रयास किया। मंगोलों के साथ में उसने कोई छेड़खानी नहीं की, न उनको खदेड़ने का प्रयास किया। वो जानता था कि उसके सीमित सैनिक संसाधनों से उसके राज्य के विस्तार के बजाय राज्य की सुरक्षा में ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। सीमा विस्तार के बजाय उसने जो उसके पास राज्य था उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बलबन का काल जो था, शासन काल जो था, वो दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण का काल था। दिल्ली के अस्तित्व को बचाने और उसको सुदृढ़ करने का काल था और उस कार्य में बलबन सफल भी रहा। उसने दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक उसका अंतिम प्रयास था, अंतिम उसका लक्ष्य था अपने वंश को सुदृढ़ करना। वो वंशानुगत उत्तराधिकार का समर्थक था, लेकिन उस प्रयोग में वो असफल रहा। और 1287 में बलबन की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात 1290 के आते आते बलबन के राजवंश की समाप्ति हो गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की, लेकिन अपने वंश को सुदृढ़ता प्रदान करने में वो असफल रहा। इसका मुख्य कारण था कि बलबन की जो व्यवस्था थी वो उसके अपने व्यक्तित्व पर आधारित थी। उसने सुल्तान की सत्ता को सर्वोपरि बनाने के लिए प्रयास किया, सामंत वर्ग को उसने निर्बल बना दिया और ये कमजोर सामंत वर्ग सुल्तान की छत्र छाया से बाहर रहकर कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। उसके उत्तराधिकारी कैकुबाद और क्यूमर्स जैसे शासकों के अधीन उसके द्वारा बनाई गई राजव्यवस्था बिखरने लगी। हम ये कह सकते हैं कि बलबन के जो उत्तराधिकारी थे कैकुबाद और क्यूमर्स, वो उसकी तरह योग्यताधारी नहीं थे। इसलिए बलबन द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था चरमराती चली गई और अंततः 3 साल बाद में ही खलजी सामंतों के प्रभाव में इलबारी सामंत वर्ग की शक्तियाँ घटती चली गई। इसी कारण उसकी मृत्यु के साथ ही उसके वंश का ही नहीं बल्कि इलबारी शासक वर्ग के प्रभुत्व का भारत में या यूँ कहीं दिल्ली सल्तनत में हमेशा के लिए अंत हो गया।